हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आज लगाने का टाइम है। हर टॉपिक के कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। उसके बाद शीट आपको खुद डिस्कस करनी है, खुद लगाइए और फिर डाउट्स पूछिए। और अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस का टाइम है। देखिए ध्यान से क्वेश्चंस क्या है। एन इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले छोटी वैल्यू बाद में बड़ी वैल्यू, है ना। फॉर द वैल्यूज़ ऑफ E by M फॉर द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। व्हाट इज़ E by M? सबसे पहले तो ये बात जाननी चाहिए। E by M देखने से पता चलता है कि ऊपर चीज़ जो है वो लिखी गई है चार्ज और नीचे लिखी गई है मास। इसे नाम देते हैं बेटा स्पेसिफिक चार्ज। थॉमसन ने ये कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये उसकी स्पेशल एक अचीवमेंट थी। जब इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज दोनों ही नहीं पता था, उस वक्त उसने E by M रेशियो पता किया था। इलेक्ट्रॉन के लिए E by M निकालना है, प्रोटॉन के लिए E by M निकालना है, न्यूट्रॉन के लिए E by M निकालना है और अल्फ़ा के लिए E by M निकालना है, और उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम चर्चा इलेक्ट्रॉन की कर लेते हैं, फिर हम चर्चा प्रोटॉन की कर लेते हैं, फिर हम चर्चा न्यूट्रॉन की कर लेते हैं, फिर हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है और प्रोटॉन का भी चार्ज E है, न्यूट्रॉन का चार्ज है ही नहीं, अल्फ़ा का 2E है। ठीक है, अब मासेस पे डिस्कशन करते हैं। प्रोटॉन का मास अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन का मास 1/1836 है। ये ऊपर चला जाएगा तो E × 1836 आ जाएगा। प्रोटॉन के लिए वैल्यू E आ जाएगी, न्यूट्रॉन के लिए वैल्यू 0 हो जाएगी, और अल्फ़ा का पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन से 4 टाइम्स ज़्यादा भारी होता है। तो ये वैल्यू जो है वो E/2 आ गई। अब इसको असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो सबसे पहले 0 आ रहा है, उससे बड़ा E/2 आ रहा है, उससे बड़ा E आ रहा है और सबसे बड़ा आ रहा है 1836 टाइम्स E। तो न्यूट्रॉन बाबू सबसे पहले आ रहे हैं। तो पहला वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। न्यूट्रॉन के बाद अल्फ़ा आ रहा है और 3 और 4 में न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन आ रहे हैं, तो ये दोनों भी गलत हो गए। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक शब्द से क्या मतलब है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक शब्द से मतलब है सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होनी चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, ये सेट्स दिए हैं और उनमें ABCD टाइप से ऑप्शन पूछ रहा है। तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा भाई। पहले A को पकड़ो। जब आप सोडियम प्लस की बात करते हैं, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। H3O प्लस की बात करते हैं तो इसके पास 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो शायद ये 11 हो जाते हैं। और प्लस लगा हुआ है तो -1 करके फिर इसमें भी 10 हो जाते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है। फिर अमोनियम आयन का डिस्कशन कीजिए। नाइट्रोजन 7, हाइड्रोजन 4, एक प्लस लगा है -1, तो फिर से 10 निकल आते हैं। मतलब पहला वाला हमारा आंसर है। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें A है ही नहीं। अब कार्बोनेट, नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट देखते हैं। कार्बोनेट चेक करोगे तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 3 और 2 माइनस है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो 6 + 24 + 2 यानी कि आंसर आ रहा है 32 इलेक्ट्रॉन्स का। फिर चर्चा बेटा नाइट्रेट की होगी। NO3-, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, 3 ऑक्सीजन है और फिर 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा। तो 7 प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं बेटा, ये 7 + 1 + 24, तो आई होप ये भी 32 ही आ रहा है। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब बाइकार्बोनेट को देखें। HCO3- हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन है और 1 माइनस है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये भी 32 ही आ रहा है। तो फिर ये भी हमारा ऑप्शन है। बढ़िया लगा यार, ये तो ऑप्शन हो गया हमारा, यानी B भी ऑप्शन है। अब C और D को चेक करना है। तो C को चेक करते हैं। C में है फॉस्फोरस पे -3, बाद में है HCl, फिर है C2H6, फिर है फॉस्फीन गैस। ये बढ़िया बात है। तो फॉस्फोरस कहाँ आता है? 15 नंबर पे आता है। 3 और जोड़ दीजिए तो 18 हो गए।
हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 17, तो मिलाकर 18 हो गए। कार्बन 6, 2 हैं, हाइड्रोजन 1, 6 हैं, तो 12 + 6 फिर से 18। अरे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकलता जा रहा है। 15 + 3 ये भी 18, तो भैया ये भी हमारा ऑप्शन है। अब डी को देखें, नाइट्रोजन पे -3 बोल रहा है, साथ में 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए तो 10 आ रहा है। ऑक्सीजन पे -2 बोल रहा है, 8 में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए तो ये 10 आ रहा है। फिर बाद में फ्लोरीन कह रहा है F- नहीं, इसमें तो 9 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये वाले आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं है। ABC हमारा ऑप्शन है, तो 4th ऑप्शन करेक्ट है। बढ़िया, आगे बढ़ो। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज, वही स्पेसिफिक चार्ज का फिर से वो पूछ रहा है ना, तो पहले प्रोटॉन बाद में अल्फा। तो अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन का चार्ज E है और मास 1 है। अगर मैं अल्फ़ा की बात करूं तो इसका चार्ज 2E है और मास 4 है। अब ये जो स्पेसिफिक चार्ज आ रहा है वो हमें प्रोटॉन डिवाइडेड बाय अल्फ़ा करना है। तो प्रोटॉन के लिए E/1 वैल्यू है और अल्फ़ा के लिए 2E/4 वैल्यू है। 4 को ऊपर ले जाओ, इट वुड बी 4E/2E, आंसर आएगा 2:1। तो 2:1 पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। कार्बन 13, कार्बन 12 एंड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ, कह रहा है कार्बन 13, कार्बन 12, 10th क्लास का बिल्कुल क्वेश्चन है। 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 12, ये बेटा Z यानी कि एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, आप सबको याद होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से एलिमेंट्स की पहचान होती है। ये जो ऊपर लिखा है इसे हम लोग मास नंबर कहते हैं, और मास नंबर का मतलब होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। क्योंकि दोनों में प्रोटॉन सेम है 6 और 6, तो इसके पास अगर देखें न्यूट्रॉन 7 हैं और इसके पास न्यूट्रॉन 6 हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में इनमें डिफरेंस आ जाता है। तो आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। तो याद रखिएगा बेटा यहाँ से, आइसोटोप्स प्रोटॉन सेम और न्यूट्रॉन डिफरेंट। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्रुप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ये कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ इनमें से किससे बनाई जा सकती है। तो हमने कहा ठीक है बना देंगे, इसमें क्या है, चारों में से एक ही करेक्ट है, तो फिर चारों को चेक तो करना ही पड़ेगा। तो आइए भाई साहब, C2 है ना, बाय कार्बाइड आयन C2 कार्बन है, उसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 कार्बन है और 2 माइनस लगाए तो 2 और बढ़ गए, 12 + 2 यानी कि आंसर है 14। आगे वाले में चेक करो 14 होता है कि नहीं। आगे कह रहा है O2-, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 ऑक्सीजन 1 बढ़ गया, 16 + 1 यानी कि 17। ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का सेट नहीं निकला, पहला ऑप्शन गलत हो गया। चेक फॉर सेकंड वन। तो दूसरा है NO+, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, क्योंकि एक प्लस लगा है तो इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, निकला होगा तो -1 कर देंगे। क्लियर है मेरी बात। 7 + 7 ये 14 आंसर आ रहा है। तो अगला वाले देखते हैं, और बाय कार्बाइड आयन हम लोग ऊपर निकाल ही चुके हैं, तो ये तो 14 है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट दिखाई दे रहा है। अगला देखोगे तो साइनाइड CN-, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7 और 1 माइनस लगा है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया होगा, तो मेरे हिसाब से ये भी 14 है। बात तो बन गई यार। N2 को चेक करो, तो N2 में 7 + 7 जिसका आंसर फिर से 14 है, क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है और सेकंड ये हमें सही मिल जा रहा है, तो हम सेकंड ही चिपका देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ो। मैच द फॉलोइंग करेक्ट टर्म्स, सही सही मिलान करना है। आइए मिलाते हैं, क्या दिक्कत है। ध्यान से देखो, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है हमें। तो मैं देख रहा हूँ कि आयरन 54, आयरन 56, आयरन 57, आयरन 28 लिखा है, कहीं गलत है ये, इट मस्ट बी 58 समथिंग, है ना, तो गड़बड़ लिखा है। लेकिन इन सब में देखो ध्यान से, 26 इज सेम, तो इन सब का एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है तो तय होता है कि ये आइसोटोप्स कहलाएंगे, यानी पहले वाले की जो मैचिंग है वो A से हो रही है क्योंकि आइसोटोप्स हैं। ठीक है, फिर 1H3, 2H3, आप देखें इसके एटॉमिक नंबर्स अलग हैं पर मास नंबर देखें सेम है, तो ये आइसोबार्स हैं। तो फिर सेकंड वाला जो है बाय डेफिनेशन D से मिल जाता है, आइसोबार्स है ना। अब यहाँ से जर्मेनियम और इसको आर्सेनिक को देखो, मैं अलग लिख के दिखा रहा हूँ। 32
76, 33, 77। हमने कहा बढ़िया बात है, ध्यान से देखना बेटे, ये है मास नंबर, लिख भी रहा हूँ, और ये है एटॉमिक नंबर। प्लीज़ पूरा टाइम लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करें, हड़बड़ी में नहीं। तो अगर मैं न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालूं तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर आएगा, और इसके लिए न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालूं तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर आएगा। बात तो सही है, माइनस कर लो बेटा, 6 में से 2 चला जाएगा, 4 बचेगा, और 7 में से 3 जाएगा, फिर भी 4 बचेगा। यहाँ भी कर लो तो 4 और 4, अरे न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम आ गई। जिन दो लोगों के पास न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होती है उसे आइसोटोन्स कहते हैं। तो आइसोटोन होते ही 1 2 3 का मिल गया बी से। चेक करो भैया, पहले 3 कर लिए ना, इसी से चेक करो, MCQ वाला प्रॉब्लम है। पहले वाला देखो, फर्स्ट का ए मिल रहा है, सेकंड का डी मिल रहा है, थर्ड का बी मिल रहा है, तो मतलब पहला वाला तो 3 मैच हो गए। देखो कौन कौन सा नहीं कर रहा है, फर्स्ट का ए मैच कर रहा है, फिर डी मैच कर रहा है, फिर से डी हो गया, मतलब सेकंड तो ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड को देखो, फर्स्ट फिफ्थ का ए बता रहा है ये लोग, फर्स्ट का ए बता रहे हैं, सेकंड का बी बता रहे हैं, जबकि हमारा सेकंड का डी आ रहा है, यहाँ देखो, तो ये भी गलत हो गया। और नन ऑफ देम वाली ने प्रॉब्लम कर दी, हमें पहले वाले को ही पूरा चेक करना पड़ेगा, यही हमारे लिए ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए साहब चेक करते हैं। चेक करने में फिफ्थ वाले को भी चेक करें पहले, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम। अरे ये तो बचपन से आइसोटोप हुआ करते थे, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप से तो लिखें। तो जो 5वां है वो ए से मैच कर रहा है, 5वां ए से मैच कर रहा है, मज़ा आ गया। फोर्थ सी से मैच करना चाहिए, यानी ये सी से मैच करना चाहिए। आइए देखते हैं, यूरेनियम 92, 235, थोरियम 90, 231। ठीक है, अब इनमें क्या है, ध्यान से देखना बेटे, कि अगर मैं इसमें न्यूट्रॉन्स निकालने की कोशिश करूं तो न्यूट्रॉन्स आएंगे 235 माइनस 92, तो 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, और 23 13, तो ये 14 बचेंगे। 143 न्यूट्रॉन्स हैं। यहाँ देखो न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालो, 231 से 90, तो यहाँ 1 बच रहा है, और यहाँ फिर से अरे न्यूट्रॉन्स भी सेम नहीं आए। तो जब न्यूट्रॉन सेम नहीं आए तो आइसोटोन्स नहीं है, एटॉमिक नंबर सेम नहीं है तो आइसोटोप्स नहीं है, मास नंबर सेम नहीं तो आइसोबार नहीं है। मगर ये है तुम्हारे प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। अगर मैं यहाँ प्रोटॉन्स और यहाँ प्रोटॉन्स का डिफरेंस निकालूँ, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस निकालूँ, तो यहाँ से आंसर आएगा 51। समझ रहे हो बात को? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस अगर देखा जाए 90 है। यार वही मैं सोच रहा हूँ कि क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, 90 लिखना था, 92 लिख दिया, ये 90 है, और यहाँ भी 51। तो आप देखिए न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स सेम आ रहा है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स सेम आ रहा है। वो दो एटम्स जिनके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस सेम रहता है उन्हें आइसोडायाफर कहते हैं, उन्हें आइसोडायाफर कहते हैं। तो 4 वाला सी से मैच कर रहा है, तो 4 वाला सी से मैच कर रहा है, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा आइसोडायाफर क्या होते हैं। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, आइसोटोप मतलब Z हो गया सेम, प्रोटॉन्स की संख्या सेम हो गई, और A हो गया डिफरेंट। अगर मास नंबर डिफरेंट हो गया तो फिर सिंपली हमारे पास न्यूट्रॉन्स की संख्या भी डिफरेंट हो जाएगी। तो देखो ऑप्शंस पढ़ो क्या क्या बोल रहा है। कह रहा है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या बकवास बोली गई है, समझे बात को। जब भी कभी आइसोटोप्स होंगे ना बेटा तो उनका Z सेम रहेगा, यानी एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है मतलब इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है तो ये तो तय हुआ कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डेफिनेटली सेम आने वाली, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, हाँ ये अलग हो सकता है कि जैसे ही मास नंबर बदला तो मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से उनकी डेंसिटीज़ वगैरह बदल सकती हैं, उनके पैकिंग फ्रैक्शन बदल सकते हैं, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाए। तो पहला ऑप्शन काम चलाने के लिए हम लोग लिख लेते हैं। डन डन, आगे बढ़ो। 8 नंबर कहता है इन एन एटम, कुछ लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम टाइप दिया हुआ है ना, Al1327। कह रहा है कि
प्रोटॉन्स की संख्या को इन्होंने ए से बताया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को इन्होंने बी से बताया है और न्यूट्रॉन की संख्या को इन्होंने सी से बताया है। तो ये कह रहा है कि C/B/1 ए कितना होगा। तो यानी कि ये पूछना चाहता है कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना होगा। तो मुझे दिखाई दिया ये तो सीधा सीधा प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। तो अगर 27 में से 13 घटा देंगे विच इज़ 14, तो ये तो हमारे लिए न्यूट्रॉन आ जाएगा। और क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है इस वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होंगे। तो ये रहा 14, ये रहा 13 और ये भी रहा 13। 14 13 13 इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ, मास ऑफ proton is 2 times and mass of neutron is 3/4 of original. Find out the new atomic weight of oxygen 16 atom. तो देखो बच्चा, इलेक्ट्रॉन के मास के आधे या पूरे हो जाने से फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन का मास कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो जस्ट इग्नोर इट। मतलब ऐसा नहीं कंट्रीब्यूशन नहीं, पर इतना इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, यू जस्ट कैन इग्नोर इट। मास ऑफ प्रोटॉन 2 टाइम्स है, ठीक है, हमने कहा बढ़िया है। तो प्रोटॉन जो है वो बन गया है 2 प्रोटॉन टाइप का और न्यूट्रॉन 3/4 ऑफ ओरिजिनल हो गया है। तो मतलब न्यूट्रॉन बन गया है 3/4 ऑफ न्यूट्रॉन, बढ़िया है। तो ऑक्सीजन 16 का हमें मास निकालना है। तो इसमें 8 प्रोटॉन थे, पहले इसमें 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन होते थे। अब प्रोटॉन वाला जो हिस्सा है वो बन गया है 16 और न्यूट्रॉन वाला जो हिस्सा बन गया है वो बन गया 3/4 ऑफ 8 विच इज 6, ठीक। अब वो 6 हो गया है तो 8 और 6 मिला के कितना हो गया है, 16 और 6 मिलाकर कितना हो गया, शायद 22 हो गया है। तो पहले मास था 16, आज हो गया है 22। तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस आया है 6 का, ठीक है, डिफरेंस आया है 6 का। तो इंक्रीमेंट है 6, पहले मास था 16 इंटू 100%, ये परसेंटेज इंक्रीज है। प्लीज़ मैच कर लीजिए आंसर, है ना, ये आपका काम है, करिएगा, मैं कैलकुलेट नहीं करने जा रहा। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 2 रुबीडियम आइसोटोप्स ऑफ एटॉमिक वेट्स 85, 87 और 75 एंड 25% रिस्पेक्टिवली एवरेज एटॉमिक। क्लासरूम का एटॉमिक मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है कि अगर आपके पास एक 85 वाला है जो 75% मिलता है, एक 87 वाला है जो कि 25% मिलता है, डिवाइडेड बाय 100 इज द एवरेज एटॉमिक वेट। सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। क्लोरीन वाला एग्जांपल आपको क्लास में कराया गया था, वही है। नेचुरली अकरिंग बोरॉन हैज़ 2 आइसोटोप्स whose atomic weights are 10 and 11. Atomic weights of natural boron is इतना, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, ठीक है। देखो, एक बोरॉन का आइसोटोप है उसे B1 लिख देते हैं, एक बोरॉन का आइसोटोप उसे B2 लिख देते हैं। इसका मास 10 है और इसका मास मान लेते हैं 11 है और इनका जो एवरेज बन रहा है उसका मास है 10.80, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका x परसेंटेज है, तो 100% ये तय हुआ कि इसका 100 माइनस x% होगा। तो फिर तरीका क्या है? एवरेज एटॉमिक मास इज सेम एज 10 इंटू एक्स प्लस 11 इंटू 100 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 100। फाइंड x, यहाँ से x फाइंड कर लीजिए। जब x मिल जाएगा तो आपको B1 का परसेंटेज मिल जाएगा और 100 माइनस x करके B2 का परसेंटेज मिल जाएगा। तो B1 B2 के परसेंटेज आपके पास आगे बढ़ जाइए। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी वेव नंबर ऑफ द माइक्रोवेव्स विथ वेवलेंथ इतना। ध्यान सुनना बेटे, ये सवाल अच्छे हैं, है ना, काम के। ये कह रहा है कि कोई माइक्रोवेव है, उसकी वेवलेंथ जो है वो 4 × 10⁷ नैनोमीटर है। नैनोमीटर को तुरंत ही मीटर में कन्वर्ट कर लो, ऑल्दो मुझे बहुत पसंद नहीं है बट स्टिल 10⁻⁹ मीटर्स आप इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो 4 × 10⁻² मीटर्स आ जाएगी, ये वेवलेंथ है। और जिसको ये वेव नंबर कह रहे हैं, उस वेव नंबर जिसको हम लोग कई बार न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 1/λ। प्लीज़ इसे याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि वेव नंबर इज़ 1/λ। रिडबर्ग फार्मूला में पढ़ाया जाता है ये। तो 1/4 × 10⁻² मीटर इनवर्स ये बन गया। तो 10⁻² पर जाके 10⁻² बन जाएगा। तो 100 को डिवाइड करोगे तो 25 आंसर आएगा। 25 मीटर इनवर्स ये वेव नंबर है। अब ये फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहता है। माइक्रोवेव्स होती तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं,
तो v इक्वल टू एफ लैम्डा तो हम सब जानते ही हैं। फ्रीक्वेंसी ये पूछ रहा था, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई c बाय लैम्डा। c है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है SI में, तो हमें वेवलेंथ भी SI में लेनी पड़ेगी। तो ये SI वाली वेवलेंथ है, दैट इज 4 इंटू 10⁻²। आप इसे काट दीजिए, तो ये 3/4 इंटू 10⁻10 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो एक तो ये सवाल है। अगला देखिए, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 2, द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट विल बी। अब यहाँ पर तुमको रिलेटिव फार्मूलाज याद होने चाहिए जो बोर मॉडल में कराए गए थे। रेडियस का फॉर्मूला कराया गया था 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला था। तो कह रहा था हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, यानी z की वैल्यू तो सीधा 1 हो गई। तो यहाँ से तो ये ख़त्म हो गया, और n की वैल्यू कह रहा है कि 2 रख दो, सेकेंड बोर ऑर्बिट हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू ये कह रहा है 0.529 इंटू सेकेंड बोर ऑर्बिट है, तो 2 का स्क्वायर करके 4 कर देंगे, ये एंगस्ट्रॉम हो गया। कह रहा है थर्ड बोर ऑर्बिट के बारे में बताओ, तो R3 की वैल्यू आएगी 0.529, हाइड्रोजन एटम में नीचे 1 आएगा, ऊपर n की जगह 3 डालोगे, स्क्वायर करके 9 आंसर आ जाएगा। तो आप इन दोनों का रेशियो ले लीजिए बेटा, ये सब कट जाएगा। तो R2/R3 इज़ 4/9, तो R3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9/4 R2। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करके उसी फॉर्मूले में 2 बार वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइड मारेंगे, रेशियो निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, नो वरीज। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ Li2+। सवाल वही है, रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। लिथियम +2 के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि z की वैल्यू तो 3 हो गई, और सेकेंड बोर ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा है तो n की वैल्यू 2 हो गई। बस यहाँ पे आप वैल्यू डाल दीजिए, 0.529, n की वैल्यू 2 स्क्वायर होकर 4 हो गया, और z की वैल्यू 3 है, एंगस्ट्रॉम में आंसर है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, एंगस्ट्रॉम में करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाइए, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एटम। एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, दैट इज -13.6 z²/n², और आंसर EV में आता था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये हीलियम प्लस के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब z की वैल्यू 2 हो गई, और फर्स्ट बोर ऑर्बिट की बात कर रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू 1 हो गई। वैल्यू प्लेस कर दीजिए, -13.6, z की वैल्यू 2, स्क्वायर कर दो, n की वैल्यू 1, स्क्वायर कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर -13.6 इंटू 4 EV, तो ये आंसर है। आगे बढ़ जाइए, एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज इतना। ये जो भी एनर्जी लिखी मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। व्हाट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विथ फिफ्थ ऑर्बिट। तो मुझे एनर्जी के पहले सवाल को ऐसे देखना, एनर्जी का मुझे एक फॉर्मूला पता था, दैट वाज -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही था। अब जब मैं इसमें से z की वैल्यू को 1 रखूँगा तो मैं हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं जब n की वैल्यू को 1 रखूँगा तो मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ जो इन्होंने की है। तो जो आंसर आ रहा है वो इसमें 1 और 1 रख करके 13.6 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, और ये उसे बता रहे हैं -2.18 10⁻⁻18 जूल पर एटम। तो एक्चुअली ये ही चीज़ -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम आ रही है। तो यानी ये जो कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू उन्होंने दी है। ठीक है, फिफ्थ के बारे में बात कर रहा है, तो हमने कहा एक काम करो, E5 निकालो। E5 का मतलब होता है -13.6 इंटू हाइड्रोजन एटम है, Z की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, और फिफ्थ के लिए 5 का स्क्वायर कर दो, तो ये EV में आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आंसर है -13.6 EV, और नीचे आ रहा बच्चा 25। ये -13.6 EV को ही तो उन्होंने ये लिखा हुआ है, तो आंसर है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 25 जूल पर एटम। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम की फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, 0.529
n स्क्वायर बाय z, आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो 0.529 बाय फिफ्थ ऑर्बिट की बात है, हाइड्रोजन एटम की बात है। आंसर है 0.529 इंटू 25 एंगस्ट्रॉम। इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर है। आगे देखिए क्या सवाल है। आगे का क्वेश्चन ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम इज इतना। सोडियम का जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। ठीक है, बढ़िया है। जो भी है, थोड़ी देर के लिए भारी शब्द लगेगा, लगने दो। फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, उससे मतलब रखो। फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज है। इसकी वेवलेंथ बता दो। वाह, सी इक्वल टू एफ लैम्डा हमने सीख रखा है। तो वेवलेंथ की वैल्यू हो गई सी बाय एफ। सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी है 5.09 10⁻14 सेकेंड की पावर -1 हर्ट्ज। बेसिकली कट जाएगा। तो आप देखें, इसे सॉल्व करके मीटर में वेवलेंथ आ जाएगी। जब मीटर में वेवलेंथ आ जाए तो इसे नैनोमीटर में निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन तो नैनोमीटर में दिए हैं। तो आंसर आएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 5.09 इंटू 10⁻14 इंटू 10⁻9 नैनोमीटर। नैनोमीटर से मीटर में आने के लिए 10⁻⁹ और मीटर से नैनोमीटर में जाने के लिए 10⁻+9 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो भी मैच हुआ है कर लेना। अगला देखो, रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम टू दैट ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम इज। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्वांटम थ्योरी से आया था। उसकी वैल्यू तो बच्चा एच बाय लैम्डा। तो हमने कहा फोटोन 1 और फोटोन 2 की एनर्जीज क्या होंगी, एच बाय लैम्डा 1 और एच बाय लैम्डा 2। क्योंकि एच तो कांस्टेंट है सभी के लिए, तो फर्क तो पड़ता नहीं, तो काट दो इन्हें। एच से एच कट गया। तो यहाँ से तुम्हें देखने को मिलेगा कि E1 अपॉन E2 की वैल्यू आ गई है लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो होना ही था। और लैम्डा 2 की वैल्यू दी है 4000 और लैम्डा 1 की वैल्यू दी है 2000। काट दो तो आंसर आया 2:1। तो 2:1 फोर्थ ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। थर्ड नंबर देखो, द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 100 नैनोमीटर विच कैन प्रोवाइड 1 जूल एनर्जी इज नियरली। ठीक, बढ़िया बात है। देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो वेवलेंथ कितनी है। तो हमने कहा 100 नैनोमीटर। बढ़िया लगा। और 100 नैनोमीटर को और कैसे लिख सकते हो, 100 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो अगर मैं एक फोटोन की एनर्जी निकालूं, एक फोटोन की एनर्जी आएगी एच बाय लैम्डा। एच की वैल्यू 6.6 10⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होल डिवाइडेड बाय लैम्डा, एंड लैम्डा इज 100 इंटू 10⁻⁹ विच इज़ 10⁻7, है ना। और ये सब कुछ क्योंकि मैंने एसआई में रखा हुआ है, तो जूल में ही एनर्जी की वैल्यू आएगी, एसआई में ही आएगी। मेक श्योर कि जिस तरह की सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप वैल्यू पुट करेंगे उसी में आंसर आएगा। तो एक फोटोन की एनर्जी आ गई। ये कह रहा है कि टोटल एनर्जी जो है वो 1 जूल है। तो कितने फोटॉन्स लगेंगे, तो क्वांटम थ्योरी ये कहती थी कि रेडिएशन से आने वाली टोटल एनर्जी जो है वो एक फोटॉन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स होती थी। भाई पैकेट्स में आ रही है ना, तो एक पैकेट इंटू नंबर ऑफ पैकेट्स बराबर टोटल अमाउंट, तो उसी से निकालना है। तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में बात कर रहा है। टोटल एनर्जी 1 जूल की बताई गई, डिवाइडेड बाय एक फोटॉन की एनर्जी हमने निकाली है 6.6 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, और नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, दैट इज़ 100 इंटू 10⁻⁹। ये है टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। सॉल्व कर लीजिए, मैच कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर, है ना। बिल्कुल ईजी है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाया, कॉन्सेप्ट ये लगाया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये लगाया कि जब वो कह दे किसी सोर्स से टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ये आ रही थी, वेवलेंथ ये था, बताओ कितने फोटॉन्स आए थे। तो कितने फोटॉन्स का आंसर कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा कि भैया एक फोटॉन की एनर्जी इंटू टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर टोटल एनर्जी। तो आप क्या करेंगे, कुछ खास नहीं, बस टोटल एनर्जी और एक फोटॉन की एनर्जी को सेम यूनिट में रख देंगे। मान लीजिए आपने फोटॉन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा और टोटल एनर्जी जूल में दी है, फिर सॉल्व ही नहीं होगा, है ना, तो गलत हो जाएगा कॉन्सेप्चुअली। तो यूनिट्स का ध्यान देते हुए सेम यूनिट में सॉल्व करेंगे, आंसर सही आएगा। क्या कह रहा है,
1 किलोवाट, सबसे पहले तो इस किलोवाट को तोड़ लो, वो कह रहा है 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, और वाट को फर्दर तोड़ लो 1000 जूल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड की अगर टाइम लिया जाए तो 1000 जूल की एनर्जी है। ऐसा ट्रांसमीटर है, वो ऑपरेट कर रहा है एक फ्रीक्वेंसी पे जो आपकी 880 हर्ट्ज़ है। कितने फोटॉन्स पर सेकंड निकाला, ध्यान से देखो, पर सेकंड निकालने की बात है, यानी टाइम को 1 सेकंड दे रहा है। अगर टाइम को ये 1 सेकंड दे रहा है तो इसका मतलब ये टोटल एनर्जी को हमें 1000 जूल दे रहा है। और हम जानते हैं कि जो एक फोटॉन की एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। एच तो 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 880 दी है हर्ट्ज़, तो बेसिकली आंसर जूल में आ गया, एक फोटॉन की एनर्जी। और हम जानते हैं यही कहानी कि टोटल एनर्जी जो है वो एक फोटॉन की एनर्जी इनटू टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स होती है। तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, टोटल एनर्जी विच इज़ 1000 जूल डिवाइडेड बाय एक फोटॉन की एनर्जी विच इज़ 6.6 10⁻34 इंटू 880। ये टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स है। प्लीज़ इसे सॉल्व कर लीजिए और मैच करिए कौन सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक गैस है, एक फोटॉन को एब्जॉर्ब कर रही है जिसका वेवलेंथ 300 नैनोमीटर का है। तो लैम्डा जो दिया हुआ है वो बेटा 300 नैनोमीटर का दिया हुआ है, ठीक है। एंड देन री एमिट्स 2 फोटॉन्स, एक फोटॉन 600 नैनोमीटर का है, ये एब्जॉर्ब किया गया है और ये एमिट किया गया है 600 नैनोमीटर का, और दूसरा फोटॉन मुझे नहीं पता है एमिट करने वाले का कितना है। मुझे ये पता है कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है उतनी ही एनर्जी एमिट की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों की एनर्जी को जोड़ दूं तो आंसर तो सेम आ जाना चाहिए। यानी याद रखना, वेवलेंथ नहीं जोड़ी जा रही है, इन वेवलेंथ वाले फोटॉन्स की एनर्जी को जोड़कर बराबर किया जा रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन है ना, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर गया, बाद में एक बार यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो जितनी एनर्जी लेके ऊपर गया उतनी एनर्जी लेके तो नीचे आएगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी एमिटेड सेम होनी चाहिए। तो इसको देखो, इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी hc बाय लैम्डा विच इज़ 300, और ये जो सेकंड वाला फोटोन है जो एमिट किया है उसकी होगी hc बाय 600, और इसकी होगी hc बाय लैम्डा जो मुझे पता ही नहीं है। ये ले भाई, तो 1 बाय लैम्डा की वैल्यू हो गई 1/300 माइनस 1/600, सॉल्व करोगे नीचे 600, 2 - 1 1/600, तो लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई 600 नैनोमीटर, ठीक है। आगे सॉल्व करिए। बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ ओनली हाइड्रोजन एटम। सही बात है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम तो एक्सप्लेन कर सकता था, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए काम करता था और किसी के लिए नहीं। आगे आइए। ऑन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव। नहीं भैया, मूव करते हैं, सर्कल में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव एडमिटिंग रेडिएशंस। नहीं, हमने लिखा हुआ है, क्लास में पढ़ा हुआ है कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट नहीं करते। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट। सही बात है, किसी एक शेल में आके उसका एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी सब कांस्टेंट हो जाता है, क्वांटाइज्ड हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h/2π, गलत शब्द है, ये NH/2π है। h/2π तो n = 1 सिर्फ फर्स्ट शेल के लिए है, तो ऑलवेज के लिए तो रॉन्ग हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है या 3 ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 3rd and 5th ऑर्बिट्स ऑफ लिथियम +2 विल बी, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n², है ना। अगर z सेम है, इफ z इज सेम, और z के सेम होने का मतलब है एटम सेम होना, तो उसने एटम तो सेम ही बोला हुआ है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 3rd और 5th का रेशियो निकालना है, इट वुड बी 3 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, दैट इज़ 9/25। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ यू नो द फॉर्मूला, एक एक लाइन के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ट्राई करते रहिए। द डायामीटर ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम शुड बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस नहीं पूछी, डायामीटर पूछा है। तो हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन एटम की बात की, z की वैल्यू 1 हो गई, सेकेंड ऑर्बिट की बात की तो n की वैल्यू 2 हो गई। तो हम रेडियस की चर्चा करते हैं, विच इज़ 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम, ये हमारा आंसर होता है। 0.529, n की वैल्यू 2 स्क्वायर हो गया, तो रेडियस की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 × 0.529 एंगस्ट्रॉम।
तो जो डायामीटर होगा वो 2 इंटू आर के बराबर होगा, यानी 8 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। प्लीज़ इसे यहाँ से मैच कर लीजिए। द रेडियस ऑफ अ शेल फॉर हाइड्रोजन एटम इज इतना, द वैल्यू ऑफ एन इज, किस शेल में है? सबसे पहले हाइड्रोजन एटम है, यानी कि सीधा सीधा जेड की वैल्यू 1 दी है। रेडियस की वैल्यू होती है 0.529, और फिर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये है कुछ n² / z की वैल्यू तो 1 ही हो गई है। तो रेडियस की वैल्यू दी है 4.761 एंगस्ट्रॉम, 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम। देखो एंगस्ट्रॉम ने एंगस्ट्रॉम को मार दिया। n की वैल्यू आएगी √4.761 अपॉन 0.529। सॉल्व कर लीजिए साहब, n निकाल लीजिए, मैच कर लीजिए, आगे आइए। ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स मॉडल द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज, ठीक, ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे इसमें, इक्वल टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है, नहीं, 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, 9 टाइम्स द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। चेक कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट से कंपेयर करना है थर्ड के बारे में। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², और अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो रेडियस थर्ड की आ जाएगी कुछ प्रोपोर्शनल टू 9, है ना, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के कंपैरिजन में 9 टाइम्स हो जाएगी। तो कहीं 9 टाइम्स वाला है, हाँ है, ये 9 टाइम्स हो जाएगी। आगे देखिए, व्हाट शुड बी द सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सर्कमफेरेंस की बात कर रहा है, तो सर्कमफेरेंस का मतलब होता है 2πr, और 2π को 2π रहने दीजिए। और r की जगह अगर आप देखें तो रेडियस की जगह हम लिख सकते हैं 0.529, और शायद वो सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो 2 का स्क्वायर बाय हाइड्रोजन एटम है तो 1, और आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। इसे सॉल्व करिए, ऊपर मैच करिए। द रेशियो ऑफ द रेडिया ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन हीलियम एंड लिथियम +2 इज, फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा है, तो जब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो z की वैल्यू 1 होगी, हीलियम प्लस के बारे में बात करेंगे z की वैल्यू 2 होगी, लिथियम +2 के बारे में बात करेंगे z की वैल्यू 3 होगी, है ना। और फर्स्ट ऑर्बिट की ही बात कर रहा है तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 होगी। रेडियस का जनरल फार्मूला है 0.529 इंटू n² बाय z, n सब के लिए 1 है, तो रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z, ऐसे होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि r1 इस टू r2 इस टू r3 क्या होना चाहिए, 1/n1 इस टू 1/z1 इस टू 1/z2 इस टू 1/z3 होना चाहिए। तो पहला वाला उसने हाइड्रोजन बोला है, दूसरा वाला उसने हीलियम बोला है, तीसरा वाला उसने ये बोला हुआ है। आप इस रेशियो को सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से मैच कर लीजिए। आधा अधूरा क्वेश्चन क्यों लगा रहे हैं, बता दिया भाई, कैलकुलेशन ही तो करनी है, कर लो अपने आप। If the radii of the first orbit hydrogen, helium, lithium and beryllium are r1, r2, r3 and r4 respectively, then their correct decreasing order will be, ध्यान से देखो बेटा, सभी में फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, यानी ये तय होता है कि n की वैल्यू 1 बोल रहा है। हाइड्रोजन में z की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 3 है ना, और z की वैल्यू 4 है। तो मुझे ये पता है कि रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z, क्योंकि n सब में सेम है तो उससे कंपेयर होगा नहीं, तो जिसका z कम होगा उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, ठीक। तो अगर मैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, रेडियस ऑफ हीलियम, रेडियस ऑफ लिथियम एंड रेडियस ऑफ बेरिलियम +3 करूं, तो जिसका z ज़्यादा है उसकी रेडियस कम होनी चाहिए, तो हाइड्रोजन की रेडियस बड़ी होगी। ये है करेक्ट ऑप्शन, ठीक। 15 सवाल ये किए हैं, पीछे के हमने कुछ 15 सवाल और किए थे, 30 क्वेश्चन के आसपास हमने आज किए हैं। 30 क्वेश्चन अगले लेक्चर में फिर से करेंगे। कोशिश करिएगा बेटा कि फॉर्मूला पहले आप जब वीडियो देखें उससे पहले फॉर्मूला याद कर लें, और याद करने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको सही कनेक्शन आएगा कि हाँ क्या सोच के क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, और फिर सब इजी क्वेश्चन ही होते हैं, आराम से हो जाते हैं। अगले लेक्चर में 30 क्वेश्चन और देखेंगे।